नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है इतिहास के इस लाइव सेशन में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास की। दक्षिण भारत के इतिहास में हमने कल देखा था पल्लव और जो पल्लव वंश था उसके इतिहास के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे चोल और चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में। और सातवाहन वंश की कल हमने चर्चा की थी। आज सुबह बहुत लंबा सेशन हो गया था, आप लोगों ने बहुत समय दिया था, 2 घंटे का सेशन आज सुबह। और आज फिर से शाम के सेशन में भी आप सब लोग उसी ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। आज सुबह बड़ा सेशन था, मैं परिचय आपका नहीं करा पाया था, आज मैं परिचय सबका करा देता हूँ। हमारे बीच में अंजलि राजपूत हैं, मनीष राजपूत हैं, गजेंद्र राजपूत हैं, कृष्णा सिंह लोधी हैं, लोधी गजेंद्र राजपूत हैं, अनीश कुमार, उसके अलावा लोधी नरेश जी हैं, कृष्णा सिंह लोधी हैं, अनु लोधी हैं, लोधी गजेंद्र राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह, विक्टर अभय सिंह, अवनीश नरवरिया, लोधी पी के प्रेमी, युवा लोधी चंद्रवंशीय क्षत्रिय अलीगढ़ से, इंद्रजीत राजपूत, श्याम राजपूत, श्याम बिहारी जी, महेंद्र राजपूत, आरबीएस लोधी जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, लोधी उर्वेंद्र, शीला देवी, गौरव लोधी, महेंद्र राजपूत, संजय राजपूत, वीरेंद्र राजपूत लोधी अमेठी से, श्याम राजपूत, सत्यपाल सिंह राजपूत, चंद्र प्रकाश, प्रियंका राजपूत, लोधी शैलेंद्र राजपूत, राम सिंह लोधी, हरिमोहन राजपूत जी, नरेंद्र राजपूत, एस निषाद, राम सिंह लोधी जी, ओम प्रकाश राजपूत जी। तो मुझे उम्मीद है कि सुबह वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। बाकी लोगों के लिए लतेश राजपूत, ओम शिव वर्मा, हरिमोहन राजपूत, सभी को नमस्कार। सुमन सिंह लोधी, गुड इवनिंग, वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। धीरज राजपूत और बाकी जितने सारे लोग हैं जुड़ जाते हैं, उसके बाद सेशन आरंभ करेंगे। क्योंकि शाम का सेशन हम लोग छोटा सा रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है साउथ इंडिया की, तो छोटे छोटे ही सेशन हम लोग रखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। अतुल सिंह राजपूत, सुमन सिंह लोधी, लोधी राकेश कुमार, रेखा राजपूत, गौरव लोधी राजपूत, कविता पथरिया इंदौर से हमारी सिस्टर, अजय राजपूत, रामकिशन राजपूत, नेहा बिटिया भी देखती है इसको, हरी चरण फौजी जी, फौजी साहब सुबह के सेशन में आप नहीं थे आईएएस वाले में, यश राजपूत, रविंद्र कुमार लोधी, सुनील सिंह जी हमारे लक्ष्य बांदा के जिलाध्यक्ष, रविंद्र कुमार लोधी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, नरेश बाबू जी हमारे अमापुर कासगंज के लक्ष्य के अध्यक्ष, अजय राजपूत जी हमारे एटा लक्ष्य के अध्यक्ष, शिवम राजपूत हमारे फरुखाबाद लक्ष्य के अध्यक्ष, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, एम के राजपूत। सो गुड इवनिंग। देशराज राजपूत जी, आई थिंक देशराज जी शायद बाराबंकी साइड से ही है देशराज जी। यश राजपूत, राहुल राजपूत, रूपेंद्र कुमार, प्रीतम सिंह लोधी, चलिए इंजीनियर प्रवीण राजपूत, आनंद लोधी, गुड इवनिंग आनंद, वीरेंद्र लोधी, बीडी कैंपस, श्याम लाल लोधा, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, देशराज जी गुड इवनिंग, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत, राहुल राजपूत, संजय लिल्हारे, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, कुंवर सिंह, संजय लिल्हारे, सो शिव मोहन सिंह लोधी। स्वागत है सभी लोगों का, गुड इवनिंग एक बार फिर से। और लगभग अब सभी लोग जुड़ गए हैं और बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, तो उनके नाम हम लोग बाद में देखेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार। उमेश सिंह राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी गुड इवनिंग, अनूप कुमार वर्मा, वीरेंद्र लोधी, नरेंद्र सिंह राजपूत, शंकर राजपूत लखनऊ से, महेश लोधी, एडवोकेट उमेश राजपूत, अनार सिंह वर्मा जी कासगंज से, रविंद्र सिंह लोधी लखनऊ, नरेंद्र सिंह राजपूत, यश प्रताप सिंह राजपूत, रोहित सिंह लोधी उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं आप, हेमलता लोधी, लोधी विशाल राजपूत फिरोजाबाद से। तो चलिए स्वागत है आप सब लोगों का और सेशन हम लोग आरंभ करते हैं। और एक जो सेशन हम लोगों ने सामाजिक कुरीतियों पे लिया था,
अंधविश्वास और पाखंडों के ऊपर, पूनम राजपूत, विवेक राजपूत, वो अंधविश्वास और पाखंडों का सेशन 16-17 हज़ार लोगों ने अब तक देखा है और उसके बारे में बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। लोधी रिंकू राजवंशी, भंवर सिंह नरवरिया साहब, मनोज कुमार राजपूत। सो ज़्यादातर लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर इसकी बहुत ज़रूरत थी समाज में और इस कारण से समाज में बहुत दिक्कतें रही हैं पिछले 50-60 सालों में और इनको सबको दूर करना जरूरी है। अंजुल राजपूत देशराज जी कन्नौज से हैं, ओके। विनय लोधी अयोध्या से, विवेक राजपूत, चंद्रशेखर शास्त्री जी लक्ष्य कासगंज के जिलाध्यक्ष, विकास राजपूत। एस निषाद जी का कहना है कि निषाद वंश के ऊपर, ठीक है। लोधी उर्वेंद्र शीला देवी, लता राजपूत, कृष्ण गोपाल लोधी, युवा यश प्रताप सिंह, गुड वर्क, अभिनव रतन लोधी। तो ठीक है, उस सेशन को लेकर के काफ़ी हलचल है और दो तरह के उसमें चीज़ें हैं कि आपने देखा होगा अधिकांश जो मैंने लोगों से जो बात की है वो 90% से ज़्यादा अपने लोगों ने उसको लाइक किया है। समाज में अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियाँ समाप्त होनी चाहिए। तो ये वेरी गुड साइन, ये एक बहुत अच्छा संकेत है और खास करके युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी को लगता है कि हाँ हमारे समाज के पिछड़ेपन का, बैकवर्डनेस का ये एक बड़ा कारण है अंधविश्वास और पाखंड और सामाजिक कुरीतियाँ। सो उनका ये मानना है कि इसको जितना जल्दी हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग और आज के जो यूथ है वो पर्याप्त रूप से जो है समझदार हैं, अवेयर हैं और वो बहुत जल्दी ही इन चीज़ों को समाप्त कर देंगे। 10% लोग अपने लोगों में भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो परंपरावादी लोग हैं, उनको लगता है कि चीज़ें यथावत ऐसी ही बनी रहें। तो उनकी मानसिकता ये है कि सदियों से जिस चीज़ के हम अभ्यस्त हो जाते हैं उस चीज़ को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का पेट निकल आता है तो आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तो वो पेट कम नहीं होता है। मतलब होता क्या है कि जब आप किसी एक चीज को बहुत सदियों तक अगर उसको झेलते चले आ रहे हैं और वो आपके मन मस्तिष्क और आपकी सोच में अगर पहुंच गई है तो फिर उसको हटाना इतना आसान नहीं होता। कई लोग उस कंफर्टेबल नहीं होते उसको हटाने के लिए और उसके लिए एक बड़ा कारण ये होता है कि आपको बहुत पढ़ना होगा, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके स्टडी करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आपको समझ में आता है। और आपको अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को आस्था के बजाय तर्क पे लेके आना पड़ता है और फिर जब हम सीखते हैं कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है, तब उसका समाधान हमें मिलना आरंभ होता है। धीरे धीरे ही सही आपको मैं बताऊं, एक उदाहरण देकर के अपनी चर्चा में आरंभ करूंगा। भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी आए, खास करके अरब जब लोग भारत में आए तो अरबों ने बहुत आसानी से समुद्र के रास्ते भारत में एंट्री की और उन्होंने गुजरात आदि क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर उसके बाद तुर्की लोग आए, बहुत सारे लोग भारत में आए, लेकिन भारत के राजा बाहर हमला करने नहीं गए। मध्यकाल में, खास करके पूर्व मध्यकाल या प्राचीन काल के अगर हम आखिर में देखें तो भारतीय राजाओं के द्वारा विदेशों में आक्रमण करने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। आज हम एक शक्ति की बात करने वाले हैं, दक्षिण भारत में चोल वंश, केवल उसके राजा ऐसे थे जिन्होंने भारत से बाहर देशों पर आक्रमण किए। बाकी जो है भारत की जो शक्तियां थी उन्होंने बाहर जो है उसमें नहीं किया था हमला। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए सामाजिक कुरीतियां कैसे समाप्त होती हैं। भारत की जो धर्म परंपरा है उस धार्मिक परंपरा में यह था कि समुद्री यात्रा अगर आप करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। समुद्री यात्रा करने पर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो भारत में यह धार्मिक मान्यता थी, इस कारण से भारत के लोग विदेश व्यापार नहीं करते थे और समुद्र में नहीं जाते थे। ये आपको बता रहा हूं मैं, प्राचीन काल का जो गुप्त काल है उसके बाद का समय जहां पर ये स्मृतियां और सब लिखी गई हैं उसमें ये लिखा गया है कि समुद्री यात्रा करने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अब ये सोचिए, किसी के माइंड में अगर ये डाल दिया जाए कि तुम समुद्र में यात्रा करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो व्यापारी व्यापार करने बाहर नहीं जाएगा। किसी राजा की, सेना की हिम्मत नहीं होगी समुद्र के रास्ते किसी पे कब्जा करने की, किसी पे आक्रमण करने की। तो आप क्या है, आप अपने दायरे में कैद हो जाओगे। और अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपनी सेना को अच्छा नहीं किया, तो कोई भी विदेशी शक्ति आपको पराजित कर देगी।
यही भारत में हुआ। जो भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा था कि समुद्री यात्रा वर्जित है और समुद्र में यात्रा करने पर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उस समय मान्यता थी, परंपरा बन गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज आपने देखा कि सारे लोग समुद्री यात्राएं करते हैं, हवाई जहाज से बाहर घूमते हैं, न जाने कितने मालवाहक जहाज, कितने शिप, कितने व्यापारी, कितने जो जो धर्म के प्रवक्ता हैं, वो लोग तक बैठ बैठ के जहाज में जाते हैं समुद्री यात्राएं करने। आपने देखा होगा, तमाम लोग छुट्टियां बिताने अंडमान निकोबार जाते हैं। क्लियर। तो जो एक समय की परंपरा थी, वो परंपरा, वो रूढ़ी, केवल कुछ जो ऐसे लोग होते हैं रूढ़िवादी, जो मानसिक रूप से खुले मन के नहीं होते, उनके कारण से वो चीजें होती हैं। और जब तर्क का विकास होता है, वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, तो उसको फिर गलत रूढ़ी को, गलत परंपरा को हट होता है। आज आप देखिए, हम सारे लोग, जो एक समय भारत में ये धार्मिक मान्यता थी, हिंदू यात्रा कर, आप स्मृतियों को पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है कि समुद्री यात्रा करने पर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज आप देखिए, आज कोई कह सकता है कि समुद्र में यात्रा आप नहीं कर सकते? आज हर आदमी को परमिशन है, हर आदमी जाता है। तो इस तरह की जो समाज में बहुत सारी जो जो रूढ़िवादी कुरीतियां हैं, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जिसने इस राष्ट्र को भी कमजोर किया है, जिसने भारत राष्ट्र को भी कमजोर किया है। एक जमाने में आपने देखा होगा कि भारतीय परंपरा में यह था कि युद्ध लड़ने का कार्य, युद्ध लड़ने का कार्य, राज करने का कार्य केवल क्षत्रिय करेगा। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना और सेना में जाना। अब देखिए, भारत कई बार गुलाम हुआ क्योंकि सेनाएं कमजोर थी। बाद में जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज किया और अंग्रेजों ने सभी लोगों को सेना में लेना आरंभ किया। और देश की आजादी के बाद सभी लोगों को पुलिस में जाने का अधिकार है। आज चाहे एससी वर्ग के लोग हैं, चाहे एसटी वर्ग के लोग हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं, चाहे जनरल के लोग हैं, चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म के लोग हैं, किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग सेना में जाते हैं, सिपाही बनते हैं, फौजी बनते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ कि भारत के सेना को मजबूती मिली, भारत की जो सिपाही और जो सुरक्षा है इसको मजबूत। जो पहले कर्मकांड था, जो रूढ़ियां थी, गलत थी कि एक ही वर्ग जा सकता है, बाद में लोगों ने समझा कि इन सब चीजों की भी आवश्यकता है और देश को मजबूत करने के लिए देश में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। विचारों में बदलाव आया। आज बिना जाति, बिना धर्म के भेदभाव के सब लोगों को सेना में, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस जाने का अधिकार है। सब लोग जाते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सेना में तो मैं क्षत्रिय हूं। सभी लोग जाते हैं। और ये वर्ण वाली जो व्यवस्था थी, जिसके आधार पर यह शोषण था, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई। आज आप कहते हैं कि कोई वर्ण व्यवस्था है? नहीं है। और असंवैधानिक है, कम से कम संविधान में तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें कैसे हैं, समय के साथ साथ सही होती हैं। तो हम लोगों को अभी इन सब चीजों में बदलाव लाने में थोड़ा समय लगेगा और वी आर वेरी होपफुल कि लोग समझेंगे और परिवर्तन आएंगे। क्लियर। तो आज हम बात करते हैं दक्षिण भारत के बाकी राजवंशों के बारे में। हमने दक्षिण भारत में कल दो राजवंशों की बात की थी, एक सातवाहन जो मौर्य काल का वंश था, और उसके बाद आगे चर्चा की थी जो वहां पर जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश के जो राजा थे, उन्होंने अपना राज्य कायम किया और उनका चालुक्यों के साथ में और बाकी लोगों के साथ में किस तरीके से संघर्ष हुआ। आज हम एक और वंश की बात करेंगे कि दक्षिण भारत में उन्हीं के समकालीन एक वंश था, चालुक्य। और चालुक्य वंश बेसिकली कई जगह आगे बढ़ गया था शाखाओं में। गुजरात में भी चालुक्य पाए जाते थे, पश्चिमी तट पर भी चालुक्य थे। चालुक्यों का बेसिकली मेनली एरिया भारत का कर्नाटक राज्य था। इस क्षेत्रों में चालुक्यों ने अपनी सत्ता स्थापित की। और चालुक्य जो है समकालीन थे किसके? पल्लवों के। पल्लवों के और चालुक्यों के बीच में संघर्ष होगा। आगे चल करके चोल शक्ति का उद्भव होगा, तो चोल और चालुक्य संघर्ष भी हमें देखने को मिलेगा। उसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो 543 ईस्वी से लेकर के 753 लगभग 200 चालुक्य वंश राज किया दक्कन और दक्षिण भारत पर। इनकी जो भाषा थी, इनकी मुख्य भाषा थी कन्नड़। कन्नड़ भाषा इनकी मुख्य भाषा थी। और इस वंश का पहला राजा जिसका उल्लेख मिलता है 543, उसका नाम या पुलिकेशन प्रथम। उसके बाद हम देखते चल करके ये चालुक्य वंश कई शाखाओं में विभक्त हो गया। तो एक तो हमको ये मालूम पड़
संस्थापक राजा था उसकी जानकारी हो गई। 3 महत्व चल करके हमें जो इनकी वंशावली मिलती है कि कौन कौन से राजा थे, आपको बता देता हूं। खास करके पुलकेशिन द्वितीय वो बड़े काम का है, उसके बारे में बहुत सारे सवाल और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पुलकेशी प्रथम इस वंश का संस्थापक था जिसने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद कीर्तिवर्मन के बाद मंगलेश, उसके बाद विनयादित्य, विक्रमादित्य से पहले पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद विक्रमादित्य, उसके बाद विनयादित्य, उसके बाद विजयादित्य, उसके बाद कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन इस वंश का अंतिम राजा था। कीर्तिवर्मन को बेसिकली राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हरा करके चालुक्य वंश की समाप्ति कर दी और इस क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना हुई, राष्ट्रकूट वंश की। तो चालुक्यों के उत्तराधिकारी होंगे राष्ट्रकूट, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग चालुक्यों के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें जो पहला राजा था कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन के बाद जो कदम्ब राजाओं को, कदम्ब थे कर्नाटका में, गंग राजाओं को जो और जो गोवा का क्षेत्र है वहां पर ये 3 वंश राज करते थे, कदम्ब, गंग और मौर्य। इन तीनों ही शक्तियों को चालुक्यों ने पराजित किया था। चालुक्यों का संघर्ष पल्लवों के साथ भी हुआ था और कभी पल्लव जीते थे, कभी चालुक्य जीते थे। उसके बाद चालुक्यों का संघर्ष चोलों के साथ भी हुआ था और चोलों ने इनको कुछ युद्धों में चालुक्य राजा भी विजयी रहे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और एहोल नामक एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, एहोल से एक अभिलेख मिला है पुलकेशिन द्वितीय का, जिस अभिलेख में इसके शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि इसने पल्लव वंश के राजाओं को पराजित किया था और उत्तर भारत में आकर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत में आक्रमण करके नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को भी हराया था, ऐसा इसकी प्रशस्ति में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा राजा रहा होगा, ये एक मजबूत शासक रहा होगा। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल जो प्रशस्ति है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है और उसमें कन्नड़ भाषा में जो अभिलेख है उसमें बहुत सारे डिटेल्स में उनकी सारी चीजें प्राप्त होती हैं। एहोल शायद संस्कृत में है। और बाकी जो इनका राजकर्म था, इनका जो प्रशासन था, इनका जो समाज था, उसकी चर्चा हम लोग सबकी सामूहिक रूप से करेंगे कि आगे इन वंशों ने किस तरीके से व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, समाज को, अर्थनीति को, संस्कृति, साहित्य को जन्म दिया और कौन कौन से कवि, किताबें, ये सारे इनके समय लिखी गई। आप लोगों को इतिहास की धारा मालूम होनी चाहिए कि दक्षिण भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से तो क्लियर है। कई लोगों की कंप्लेंट है आवाज इधर से तो क्लियर है, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चेक करिए, आप लोग चेक करिए, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। सो उसके बाद अगला जो वंश है, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रकूट राजा ने, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दांती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य राजा की हत्या कर दी और चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया, और ताकि जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश। क्लियर? अब हम आते हैं चोल वंश। उसी समय पल्लव वंश के समकालीन दक्षिण भारत में हमें एक चोल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चोल वंश की जो राजधानी है वो पुहार, एक बंदरगाह शहर था, उरैयूर, तंजौर और गंगईकैंड चोलपुरम, ये 4 चीजें हमें उसके बारे में मिलती है। जो गंगईकैंड चोलपुरम है उसका उल्लेख इसी बात से है कि किसी जो है चोल राजा ने भारत पर हमला किया था और वहां के राजा को परास्त करके, आई थिंक उड़ीसा के राजा को हरा करके उसने गंगईकैंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी कि गंगा तक हमारा राज्य है। और इस वंश की, ये थोड़ा सा वंश बाद का है। आपने देखा होगा कि जो संगम काल था, संगम काल में हमें 3 वंशों की जानकारी मिलती है। किस किस की? संगम काल में हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है, चेर वंश की जानकारी मिलती है और हमें पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। चेर, चोल और पांड्य। तो संगम काल के जो चोल थे वो आगे चल करके कुछ समय तक 200-300 साल तक कमजोर हो गए, लेकिन चल करके 8वीं 9वीं शताब्दी में फिर से उभर आए और फिर इसने एक मजबूत शक्ति का रूप धारण किया। और 848 ईस्वी में एक राजा था इनका विजयालय ने फिर से चोल शक्ति को भारत में स्थापित, भारत की चोल
साउथ इंडिया की सबसे ताकतवर शक्ति थे। और आपको याद होगा कि जब हम संगम काल पढ़ रहे थे तो संगम काल में हम लोगों ने एक राजा का नाम पढ़ा था, राजा करिकाल। करिकाल के बारे में यह था कि करिकाल ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। इसी तरीके से यहां पर हमको राजा की जानकारी मिलती है, राजा विजयालय। और 848 ईस्वी में इसने दोबारा से चोल शक्ति का उद्भव किया, एक तरीके से चोल साम्राज्य को इसने स्थायित्व दिया। लेकिन आदित्य प्रथम के समय में जाकर के ये वास्तविक रूप से अपनी सत्ता को स्थापित कर पाए। और अगर हम चोल राजाओं की बात करें तो विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, ये इस वंश के प्रमुख राजा हैं। विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल, ये बड़े शक्तिशाली राजा थे इस वंश के। और चोलों के बारे में हमें जानकारी अशोक के अभिलेखों में मिलती है। अशोक के अभिलेखों में यह लिखा मिलता है कि साउथ में जो दक्षिण भारत है उसमें चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र नाम की शक्तियां थी। इसका मतलब है कि कर्नाटक के ही राज्य तक अशोक का राज्य था। कर्नाटक के नीचे जो दक्षिण का राज्य था उसमें हमें अशोक के अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि उस समय जब संगम काल था, यानी उत्तर भारत में जब मौर्य काल था, उस समय भी चोल शक्ति विद्यमान थी। लेकिन 300-400 सालों तक इनका अस्तित्व नहीं रहा। पल्लव और ये राजा महत्वपूर्ण हो गए वहां पर। उसके बाद हमें चोल शक्ति का दोबारा उद्भव दिखाई देता है। आदित्य प्रथम ने चोलों को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित किया। जैसा मैंने इनकी राजधानी आपको बताई, मेनली तंजौर थी, उसके अलावा पुहार, उरैयूर और गंगईकोंड में भी इनकी राजधानियां रही। बहुत सारे इन्होंने काम करवाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं दो, राजा राजराज प्रथम जो 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन किया, राजराज जिसने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर बनवाया है। आज भी दक्षिण भारत का सबसे तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, आप कभी जाएंगे उस मंदिर को। और उसने गंग राजाओं पर पांड्य राजाओं पर श्रीलंका पर अटैक करके जीता था। किसने? प्रथम ने। तो राजराज प्रथम श्रीलंका इत्यादि राज्यों को जीता था। और अपने आसपास के जो राज्य थे, गंग राजा थे, उनका उपनाम गंग था। कदम्ब राजा थे जो कर्नाटक में शासन करते थे, और जो चालुक्य थे उनको परास्त करके राजराज प्रथम ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में पहली बार यहां पर उभरा। उसके बाद देखिए हमारे बीच में वीरेंद्र राजपूत हैं, सऊदी अरब से ये सेशन देख रहे हैं। ये बेसिकली अमेठी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इस सेशन को इस समय ये सऊदी अरब से देख रहे हैं। तो चलो अच्छा है कि हमारा सेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। कुछ लोग अमेरिका में भी इसको देखते हैं, कुछ लोग इंग्लैंड में भी देखते हैं। मेरी उनसे बात होती रहती है। अमेरिका, इंग्लैंड और फिनलैंड, ऑस्ट्रिया में काम करने वाले अपने बहुत सारे इंजीनियर्स और लोग गए हुए हैं। वो लोग भी ये सऊदी अरब में लोग देखते हैं, दुबई में कई लोग देखते हैं। भारत से बाहर भी अपने देश से जुड़े होने की परंपरा है, और साथ ही साथ उनके अंदर ये भी जिज्ञासा है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, और उससे वो लोग अपडेट रहते हैं। तो वीरेंद्र का हम स्वागत करते हैं सऊदी अरब से। उसके बाद राजराज प्रथम के बाद अगला राजा बना राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम को आप सब जानते हो, चोल शक्ति का महानायक, दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र चोल। और मुझे लगता है कि जब हम लोग छोटे थे 7th 8th में, तो सभी लोगों ने देखा था कि राजेंद्र चोल के बारे में चैप्टर जरूर होता था। इतिहास में हम कुछ पढ़ते या नहीं पढ़ते थे साउथ इंडिया का, लेकिन राजेंद्र चोल के बारे में हम सारी चीजें पढ़ते थे। राजेंद्र चोल ने चेर वंश के राजाओं को, पांड्य वंश के राजाओं को हराया, कलिंग पर आक्रमण किया, उड़ीसा को जीता, गंगा तक अपनी सेनाएं लेके आया बंगाल में, और उसी के गया दक्षिण में। तो उसने उपाधि धारण की गंगईकोंड। और उपाधि धारण करने के बाद राजेंद्र चोल ने वहां पर एक शहर बनाया जिसका नाम ही रख दिया गंगईकोंड। आज भी शायद छोटे मोटे अवशेष के रूप में है। 1012 से 1044 तक लगभग 32 वर्ष शासन किया। और राजेंद्र चोल का शासन था वो चोल शक्ति की पराकाष्ठा थी। उसने श्रीलंका को पराजित किया। फिर से उस राजेंद्र चोल ने भी श्रीलंका को पराजित किया था। और श्रीलंका पे हमला करने के बाद उसने और आगे बढ़ा,
जावा, बाली, जो ये लोग बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, आपने नाम सुना होगा, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये जो सारे क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों में से जावा, सुमात्रा, मलय द्वीप, जिसको मलेशिया बोलते हैं, इन पर राजेंद्र चोल ने अपनी नेवी के माध्यम से आक्रमण किया, यानी नौसेना से आक्रमण किया और इन सबको जीत लिया। और इन सबको जीतने के बाद इसने एक तरीके से वहां पर भारतीय आधिपत्य स्थापित कर दिया। आप लोग देखते होंगे कि इंडोनेशिया में आज भी जो है बहुत सारी जो परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं और सांस्कृतिक परंपराएं। जैसे इंडोनेशिया में रामायण होती है, इंडोनेशिया में आप देखेंगे कि इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। और गरुड़ क्या था? गरुड़ बेसिकली गुप्त राजाओं का प्रतीक चिन्ह था, और विष्णु, भगवान विष्णु का क्या था? वो वाहन था। तो उनकी जो एयरलाइंस है इंडोनेशिया की, वो गरुड़ है। वहां का जो वित्त विभाग है उसका नाम है कुबेर। तो भारत में धन के देवता को कुबेर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के भारत, जो राजेंद्र चोल ने जो हमला करके वहां पे विजय प्राप्त की, उसके बाद वहां भारतीय संस्कृति को भी लेके गए, और भारत में शैव मत को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, राम को मानने वाले, तमाम चीजों की सांस्कृतिक चीजें वहां पहुंची और उनको लोगों ने अपनाया। इसलिए आज भी बाली इत्यादि जो द्वीप हैं वहां पर आप देखेंगे कि इंडियन कल्चर है। वहां पर जो रिलीजन है, रिलीजन भले ही वहां इस्लाम है, लेकिन भारतीय संस्कृति की बहुत सारी चीजें, व्रत, त्योहार, उत्सव, ये सारे वहां पर हैं। तो उसको ले जाने का जो श्रेय है वो राजेंद्र चोल जैसे राजाओं को है, जिन्होंने वहां तक हमला किया। और बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। आज भी अगर आप पानी के जहाज, दिन तो लगी जाएंगे। और उस जमाने में जब केवल पानी के जहाज, शिप नहीं थे, नौकाएं होती थी, नौकाओं के माध्यम से उसने अपनी नौसेना को मजबूत किया और स्ट्रॉन्ग आर्मी के, जिसको हम राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम कहते हैं, उसने जावा किए और प्रसार किया। व्यापार भी होता ही होगा, इसलिए ही श्रीलंका में ट्रेड था। राजेंद्र चोल ने समुद्र के रास्ते से, आज भी भारत का ट्रेड समुद्र के रास्ते से जावा, सुमात्रा होता ही होता है, वही रूट है, ईस्टर्न चाइना से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए गए और बहुत सारी चीजों का ट्रेड होता था। राजेंद्र चोल के बाद उनके कमजोर होते गए, नहीं आए। ऐसे में हम लोगों को कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे उसके अंदर चीन के साथ व्यापार को फिर मजबूती दी गई। विक्रम चोल और राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम राजा था। तो ये कुल मिलाकर के चोल हिस्ट्री है। और चोलों की खासियत यही है कि भारत के बाहर जाकर के हमला करने वाली वो पहली भारतीय शक्ति थे। उससे पहले भारत के राजा किसी को आना है हमला करने, यहां आ जाओ, हम जीत जाएंगे, ठीक है, हार गए तो भैया कब्जा कर लो। तो पहले के जो राजाओं का एटीट्यूड था वो इसी तरीके का था। इसी कारण से भारत हारा, यूनानियों से हारा, बैक्टीरियन से हारा, पर्थियन से हारा, शकों से हारा। उसके बाद आप देखेंगे कि अरब जो लोग हैं उनसे हारा। उसके बाद आप देखेंगे गौरी गजनी के अफगान लोगों से हारा। फिर भारत आगे चल करके तुर्की लोगों से हारा, फिर मुगलों से हारा, फारसियों से हारा, डचों से हारा, पुर्तगालियों से हारा, अंग्रेजों से हारा। उसकी समीक्षा करेंगे किसी दिन बैठ के कि भारत क्यों हारा था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भारत के समाज की व्यवस्था में थी। जो भारत की संरचना थी वो संरचना दोषपूर्ण थी। इसके कारण भारत के लोगों को बार बार पराजित होना पड़ा था। किसी दिन उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब वो चीजें आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी। हम इंडियन सोसाइटी का पोस्टमार्टम करेंगे किसी दिन, एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण भारत को बार बार पराजित होना पड़ा था। कभी समय रहेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये जो पूरी की पूरी चीज है वो हमने चोल और चालुक्य वंश के बारे में चर्चा की। अब अगर हम इस काल के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं की चर्चा करें तो राजा के नीचे राज्य के नीचे जिले स्तर की इकाइयां, उनके नाम अलग अलग थे। जैसे कुर्रम था, नाडू था, वलनाडु था, इस तरह के नाम है। मुझे लगता है आप लोग सारे नाम मत याद करिए क्योंकि साउथ इंडिया के नाम थोड़े टिपिकल होते हैं। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कर लेंगे। स्थानीय स्वशासन, जो सेल्फ गवर्नेंस है, जिसको आज हम लोग ग्राम पंचायत वगैरह बोलते हैं, इसकी शुरुआत चोलों ने की थी। चोलों ने भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत व्यवस्था को, यानी स्थानीय स्वशासन को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया था। और गांव में लोग जो है सारे निर्णय करते थे। वो सारी की सारी जो व्यवस्था थी, ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करना, ये चोल शासन की एक प्रमुख विशेषता रही। उसके अलावा मंदिर स्थापत्य आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस क्षेत्र में। जैसे आपको 3-4 चीजें बताता हूं मैं। तंजौर अगर आप जाएंगे तो बृहदीश्वर मंदिर है, जो राजराज प्रथम ने बनाया था, बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आप मदुरई जाएंगे तो मदुरई में आपको मीनाक्षी मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है मीनाक्षी मंदिर।
वो पांड्य शासकों ने बनवाया था। उसके अलावा महाबलीपुरम जाएंगे, महाबलीपुरम को विश्व विरासत सूची में रखा गया है। अभी भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और चीन के शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके साथ गए थे। तो बहुत बड़ा वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में बहुत भव्य मंदिर हैं जो पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। वहां पे रथ मंदिर हैं, पांचों जो पांडव हैं उनके मंदिर हैं, उसके सामने समुद्र तट है, वहां पर शोर मंदिर हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को वहां पर स्थापत्य कला के रूप में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हम लोगों को पल्लव वंश के राजाओं में एक और मंदिर है आपका महाबलीपुरम के बाद कांची। कांची एक जगह पड़ती है, कांचीपुरम या कांची, वहां पर कैलाश मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर वो भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। तो चाहे पल्लव राजा थे, चाहे चालुक्य राजा थे, चाहे चोल राजा थे, चाहे पांड्य राजा थे, इन लोगों ने बड़े बड़े वहां मंदिर बनवाए थे। और पांड्य राजाओं के जो मंदिर है उसकी एक खासियत ये भी है कि मंदिर के बाहर जो है एक गेट भी बना मिलता है। तो कुल मिलाकर के स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत का स्वर्ण काल है। दक्षिण भारत में इस समय आर्किटेक्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आपको पूरे भारत में इतने बड़े विशाल मंदिर कहीं और नहीं मिलेंगे जितने साउथ इंडिया में मिलेंगे। आप उत्तर भारत में आएंगे तो आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन इतनी विशालता आपको दिखाई नहीं देगी। और जो मंदिर निर्माण के लिए शैली का प्रयोग हुआ उसका नाम था द्रविड़ियन शैली। एक दिन हम चर्चा करेंगे कि द्रविड़ियन शैली क्या होती है, बेसर शैली क्या होती है और नागर शैली क्या होती है। क्लियर? तो ये हमारा साउथ इंडिया का वो है। धर्म के बारे में बात करें तो चोल राजाओं का जो धर्म था वो बेसिकली शैव धर्म था। नटराज की प्रतिमा आपने देखी होगी ना, नृत्य करते हुए शिवा। तो नटराज की प्रतिमा को और नटराज का जो नृत्य है इसको चोल राजाओं ने ही संरक्षण देकर के प्रमोट किया था। पल्लव राजा विष्णु धर्म को मानते थे, वैष्णव थे, वो विष्णु को भगवान मानते थे। तो उनकी जितनी मूर्तियां इत्यादि मिली हैं आपको वैष्णव मिलेंगी। और जो चोल राजा हैं वो शिव के पुजारी थे, तो उनका धर्म शैव था। तो आपको नटराज, शिव और इन सब की जानकारियां और मूर्तियां इत्यादि मिलेंगी मंदिरों के अंदर। जैसे बृहदीश्वर मंदिर करवाया, तो बृहदीश्वर मंदिर किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि और बाकी भी सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन ये सारी जानकारी हम लोगों को मिलती हैं। रामानुजाचार्य हमें इस काल में दिखाई देते हैं जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। केरल में आपको शंकराचार्य, थोड़ा पहले का समय है, शंकराचार्य भी आपको इस काल में मिलेंगे। तो शंकराचार्य क्या थे? जिन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी और विशिष्ट उन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था और वो केरला के रहने वाले थे। रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वो भी इसी एरिया के रहने वाले थे। तो बहुत सारे मंदिर आपको, सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुमली माला मंदिर, तिरुपति मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, दक्षिण भारत में आपको स्थापत्य कला के भरपूर उदाहरण आपको दिखाई देंगे। साहित्य के रूप में तमिल साहित्य का, तेलुगु साहित्य का और कन्नड़ साहित्य का सृजन हुआ। हालांकि तेलुगु साहित्य का सबसे अच्छा जो विकास होगा आगे चल करके हम देखेंगे, मध्यकाल में एक राजा आएगा कृष्णदेव राय। तो राजा कृष्णदेव राय जब बनेगा संगम वंश का, तो उसके बाद जो है यहाँ पर तेलुगु साहित्य को विकास मिलेगा। लेकिन उस समय भी कन्नड़ साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हुई और जो तमिल साहित्य है उसके बहुत सारी अच्छे अच्छे विद्वान वहां पर हुए इस काल में, जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं। इवन वहां के जो राजा थे, खुद वहां के जो राजा थे वो राजा भी अच्छे विद्वान राजा थे और उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी। तो कुल मिलाकर के ये हमारा दक्षिण भारत का इतिहास का बेसिक खाका है। उसकी हमने चर्चा की महापाषाण काल से लेकर के उसके अलावा संगम काल, और संगम काल के बाद पल्लव कौन थे, चालुक्य कौन थे, चोल कौन थे, सातवाहन कौन थे, पांड्य कौन थे। तो ये बुनियादी जो चीजें हैं वो हमने कवर करने का प्रयास किया और जो प्रमुख राजवंश थे उनके प्रमुख राजाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा हम लोगों ने की। तो अब मुझे लगता है दक्षिण भारत का इतिहास आपको धीरे धीरे स्पष्ट होना आरंभ हो जाएगा। आगे और जब हम बढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। आज का सेशन मुझे लगता है पर्याप्त है, क्योंकि हमने कहा ना छोटी छोटी चीजें ही हम लोग करेंगे। साउथ इंडिया के मंदिर स्थापत्य के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे और उनका जो समाज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे। जैसे यहाँ पर जो इनकी इकोनॉमी है, जैसे सब लोग व्यापार करते थे ये लोग, कई तरह की उपजाऊ भूमि का उल्लेख मिलता है, बहुत सारी फसलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दर्शाता है कि एग्रीकल्चर बड़ी अच्छी रही होगी। उसके अलावा आपका ट्रेड था तो शिल्प और उद्योग भी अच्छे रहे होंगे। ये सारी जानकारी और हम लोगों को मिलती है तमाम ग्रंथों के माध्यम से, तमाम
जो अभिलेख और प्रशस्तियां हैं उनके माध्यम से। चालुक्य राजा किस धर्म से संबंधित है? तो चालुक्य राजाओं का धर्म भी मूलतः शिव और वैष्णवी था। शैव धर्म और वैष्णव धर्म को ही मानते थे। अधिकांश लोगों में अधिकांश जो राजा थे उनमें रानियां विष्णु की उपासक थी, राजा शिव के उपासक थे, या राजा शिव के विष्णु के उपासक थे, रानियां बुद्धिस्ट थी, बौद्ध धर्म को मानती थी। जैसे उत्तर भारत में आप सातवाहन राजाओं के बारे में अगर देखेंगे तो सातवाहन राजा ब्राह्मण थे और वो शैव धर्म को विष्णु धर्म को मानते थे, लेकिन सातवाहन राजाओं की जो रानियां थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी। तो उस समय इसका मतलब यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता थी। मैं इसलिए कहता हूं कि पुराने इतिहास को पढ़ करके हम लोगों को बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि जो कट्टरता समाज में हम देख रहे हैं ना, लोगों में ईर्ष्या है, नफरत है। आप ये देखिए कि उस समय के राजा ये बात की छूट देते थे कि राजा का धर्म विष्णु को मानता था, राजा विष्णु का पुजारी था, राजा शिव का पुजारी था, लेकिन उसकी रानी बौद्ध धर्म को मानती थी। तो ये खासियत है कि यहां पर धार्मिक सहिष्णुता रही है, अलग अलग धर्मों को सम्मान दिया गया है। और समाज में जो आज मीडिया के माध्यम से और तमाम तरीके से जहर घोलने का प्रयास किया जाता है, उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं सभी लोगों से इसलिए आग्रह करता हूं कि धार्मिक कट्टरता के भाव नहीं होने चाहिए। हमारी ये संस्कृति नहीं है, हमारी भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, उसमें ये सब चीजें नहीं है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका उदय भारत में हुआ, भारत के लोगों ने किया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारत के लोगों ने किया है, जबकि आर्य लोग भारत में बाहर से आए हैं। आर्य जो लोग हैं, आर्य अपना जो धर्म लेके आए हैं, वो भारत से बाहर के लोग हैं। आप कहीं से भी किसी भी इतिहास में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को जीता और अपना धर्म लेके आए। और आज भारत में अधिकांश लोग उस आर्य परंपरा को, जिसके आर्य विष्णु को मानते हैं, लेकिन जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, भारत के लोगों ने बनाया है। आप देखिए, जो भारत के मूल महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध, इन्होंने इसको बनाया है। तो इतिहास को पढ़ने से हम लोग पर्याप्त चीजों की जानकारी होती है, हमारा सहिष्णुता बढ़ती है, हमारा दृष्टिकोण विकसित होता है। और जैसा मैंने कहा ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, वो आजीवक धर्म को मानता था, संप्रदाय को, और जो अशोक था वो अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। तो कितनी बड़ी सहिष्णुता हमें भारत में दिखाई देती है, कितनी बड़ी धार्मिक स्वतंत्रता थी। आज संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता दे दी, संविधान ने रिलीजियस फ्रीडम दी है, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पुराना जो इतिहास है, पुरानी जो संस्कृति है, वो इस बात से भरी हुई है कि भारत के लोग धर्म को व्यक्तिगत मानते थे, कटुता नहीं थी, लोगों में सौहार्द था, सहिष्णुता थी। इसी वजह से हमें भारत में हर समय में तमाम तरह के धर्म, तमाम तरह की संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया कि इसको, इस अधिकार को संरक्षित किया जाए। तो संविधान में सबके लिए 25 में हमने देखा है। लेकिन ये जो कट्टरता है, मुझे किसके इशारे पे हम सीख रहे हैं, कौन हम धर्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, कौन सा ज्ञान हमको मिल रहा है, इस बारे में भी समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। जो चीजें हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो चीजें अगर हमारे बीच में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी दिशा से भटक रहे हैं। हम लोगों को पर्याप्त रूप से यह सारी चीजें जाननी चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छी बातों का अगर अध्ययन करेंगे और इतिहास की अगर हमको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी तो संभव है कि हम लोग सही चीजों को समझ पाए। और धीरे धीरे ये सब आएगा, लोग इसको समझेंगे, लोग इसको मानेंगे। बस हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि हम लोग ये सारी बातें करते रहें। क्लियर? विदेशी व्यापार, जैसे मैंने कहा ना कि संगम काल में, संगम साहित्य में बहुत उच्च स्तर पर विदेशी व्यापार होता था। महर्षि नरवरिया जी ने फैक्ट लिखा है, घोड़ों का आयात, निश्चित रूप से पश्चिमी से समुद्र के रास्ते घोड़े मंगाए जाते थे। आपको बताऊं ना मैं, 1857 का जब आजादी का आंदोलन, पहला स्वाधीनता संग्राम, उस समय दो चीजें बड़ी चर्चा में थी कि एक तो ये था कि भाई एक ये पॉइंट निकल के आया, कारतूस है बंदूक का, उसके ऊपर चर्बी लगी हुई है सुअर की, तो इसलिए कोई अगर सुअर की चर्बी उस पर टच करेगा तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक जो दूसरा होता है कि समुद्र के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए भारतीय सेनाओं ने बाहर जाने से मना कर दिया। मतलब भारत में पहले सब कुछ था। आप देखिए, संगम काल के राजा, संगम काल में विदेशी व्यापार हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में समुद्र के रास्ते व्यापार होता है, मेसोपोटामिया के साथ में, बेबीलोन के साथ में, मिस्र के साथ में।
चोल जो राजा है वो समुद्र के रास्ते जाते हैं, इंडोनेशिया, जावा तक पूरा करते हैं। लेकिन भारत में अकबर के शासनकाल के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से धार्मिक पाखंड बढ़ा, इतना ज्यादा धार्मिक पाखंड बढ़ गया बाद में आकर के, यानी अभी जो मध्यकाल का समय है कि लोगों ने समुद्र में पैर रखना मना कर दिया और इसी कारण से भारतीय कूप मंडूक हो गए, ज्ञान संकुचित हो गया, पौरुष करने की शक्ति कमजोर होगी। इसी कारण से भारत में समाज कमजोर हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और कुल मिलाकर के जो भारतीय ढांचा है ये कमजोर हुआ। इसलिए भारत को बहुत सारी बार पराजयों का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है आज का सेशन इतना ही पर्याप्त है। साउथ इंडिया का हिस्ट्री थोड़ा सा टफ है और हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में ही करेंगे तो ठीक है। 7:45 टाइम हुआ है, लगभग हमने कहा 45 मिनट्स का सेशन, जिसमें बेसिक चीजें हम लोग करें उतना ही काफी है और धीरे धीरे करेंगे तो समझ में भी आएगा, लोगों को याद भी रहेगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है, कोई क्वेरी आपकी रहती है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, पल्लव राजाओं के संबंध में, चोल राजाओं के संबंध में, चालुक्य राजाओं के संबंध में, चेर वंश के राजाओं के संबंध में, पांड्य वंश के राजाओं के संबंध में, तो आप है और उनकी कोई महत्वपूर्ण धार्मिक उपलब्धि, कोई राजनीतिक उपलब्धि, उनका प्रशासनिक ढांचा या उनके समय बनाए गए मंदिर, स्थापत्य और कला, कोई आपको जानकारी कर तो आप, मुझे लगता है कि कमेंट में आप लिख देंगे तो मैं उसका उत्तर आपको यहां पर दे दूंगा या पर्सनली मैं आपके नंबर पे आपको भेज दूंगा अगर कोई ऐसी जानकारी आपको जरूरी है। एक और चीज याद रखना, आप सब लोग तो जो विद्यार्थी नहीं है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो सामान्य जानकारी चाहिए, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चर्चा में कई सारे लोग हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि जो लोग पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जो दक्षिण भारत के इतिहास की हमने चर्चा की है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। जैसे राजेंद्र चोल के बारे में, राजराज प्रथम के बारे में जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनकी उपलब्धियां हैं, चाहे चोल वंश के हैं चाहे चालुक्य वंश के हैं, थोड़ा सा यदि आप पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। और परीक्षाओं में कभी कभी आता है तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो चोल राजाओं के समय स्थानीय स्वशासन था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या थी, उसको लेकर के आईएएस में सवाल पूछा गया था। शायद 4 या 5 साल पहले आईएएस में, या 7-8 साल पहले सवाल पूछा गया था मुख्य परीक्षा में डिटेल में। तो जो लोग तैयारी करने वाले लोग हैं वो सभी लोग इन बातों का ध्यान रखें कि जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में अगर इस तरह का टॉपिक से कोई सवाल आते हैं तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ भी लें। तो चलिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण समय आज की चर्चा के लिए दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतिहास पर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर लिया है, लगभग प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और प्राचीन भारत के इतिहास के बाद अब हम लोग मध्यकाल में एंट्री करेंगे। कन्नौज के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो हम लोग कर चुके हैं। तो मध्यकाल में आकर के हम अरब आक्रमण और अरबों के आक्रमण के बाद हम देखेंगे भारत पर गजनी, गौरी और तुर्की आक्रमण, और भारत का इतिहास पूरा बदल जाएगा। और जो शुरुआती राजपूत राजवंश हैं, चाहे चौहान है, चाहे परमार है, चाहे प्रत्याहार है, चाहे चंदेल है, चाहे गढ़वाल, जो राजपूत वंश हैं, इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ में गौरी गजनी के आक्रमण और उस समय जो घटनाक्रम होता है उसकी जानकारी करेंगे। और फिर शीघ्र ही हम लोग आगे बढ़ के आ जाएंगे किसके ऊपर, दिल्ली सल्तनत। तो मुझे लगता है बहुत तेजी से हमारा हिस्ट्री कवर होगा। और अगर कोरोना का यह संकट चलता रहा तो हमें लगता है कि इतिहास को हम लोग अगले 20-25 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर पाएंगे। तो कोशिश करते हैं जितना जल्दी हमारा हिस्ट्री हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री थोड़ा सा टाइम लेगा और बाकी हिस्ट्री जल्दी हो जाएगा। तो एक बार हिस्ट्री पूरा हो जाए उसके बाद दूसरे भी सारे विषय हैं, तो लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि कंपटीशन एग्जाम्स और आम जो लोग हैं वो सारे लोग भी भारत के इतिहास से परिचित हों। पांड्य, चेर, चोल क्या आर्य थे? नहीं, ये द्रविड़ियन लोग थे। ये द्रविड़ियन लोग थे और जितने इतिहासकार हैं उनकी सबकी उसके हिसाब से ये कहा है कि ये द्रविड़ियन लोग थे। चलिए, कोई और भी अगर आपका सवाल रहता है तो उसका आंसर मैं आपको भेज दूंगा। और अब मैं इजाजत चाहूंगा कि इस सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग
भारत के संविधान के ऊपर लौट के आएंगे। 2 दिन हमने पीसीएस और आईएएस की चर्चा की। कल सुबह हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो सहकारी समितियां होती हैं, उसके संबंध में भारत के संविधान में क्या प्रावधान है, और बाकी इतिहास के जो प्रोविजंस हैं वो लोग हम चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आराम से भोजन करिए, परिवार के साथ बैठ के टीवी न्यूज इत्यादि देखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।